हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। जैसे कि अब तक हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को हम कैसे डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। और हमने क्या देखा था वहाँ पे कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं जब हम उनको पूरा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट्स में डेसिमल में लेके चलते हैं, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और अगर वो नॉन टर्मिनेट या टर्मिनेट हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो नॉन टर्मिनेट हो तो हमारे कैसे होंगे, वो रीअक्रिंग होगी साथ में, मीन्स जो हमारे जो क्वोशेंट में जो नंबर है वो रिपीट होते रहेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उसके डेसिमल में और रैशनल नंबर के डेसिमल में क्या डिफरेंस था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि इसके तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग थे, लेकिन इसके क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग तो थे लेकिन वहाँ पे कोई रीअक्रिंग नहीं थी, कोई रीअक्रिंग नहीं थी। तो मीन्स हम क्या बोल रहे थे उसको कि नॉन रीअक्रिंग, ठीक है, क्योंकि जो उसका क्वोशेंट था वो हर बार कुछ अलग ही आ रहा था, ठीक है। कुछ भी उसमें ये नहीं था कि हमारा क्वोशेंट बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था 3.333 समथिंग कुछ आ रहा था। टर्मिनेटिंग के पॉइंट केस में हमने देखा था वो कंप्लीट डिवाइड ही हो गया था, 1.75 समथिंग कुछ ऐसा आता था, ठीक है। लेकिन इसके केस में क्या था, जैसे 0.50 150 आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 1500 आएगा, फिर 15,000 आएगा, ठीक है। तो ऐसे मीन्स सेम नहीं आ रहा था, हमारा क्वोशेंट चेंज हो रहा था वहाँ पे बार बार। लेकिन आज हम चलेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 1.3 की तरफ, जिसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं कि जो हमारे ये इरेशनल नंबर हैं, जैसे हमने 1.1 एक्सरसाइज में पहले डिस्कस किया था कि जो हमारी जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड में हमने ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखी और HCF LCM वगैरह निकालने देखे हमने, जो इंटीजर्स होते हैं उनके, ठीक है। फिर अब हम जो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे ये इरेशनल नंबर बोल रहे हैं हम, √2, √3, √5, अगर S से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर किस बेस पे बोल रहे हैं, क्यों कहते हैं कि हाँ ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। वैसे भी इरेशनल नंबर तो हमारा 9th क्लास में इंट्रोड्यूस हो गया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे कि हाँ ये जो हमें नंबर दिया है हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि √3, √5, √S या P जो जिस भी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। और इसको प्रूव करेंगे हम किस थ्योरम की हेल्प से, जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी यूज़ की थी। वो कौन सी थी, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ही हम यूटिलाइज करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे कि हमारे जो ये √3 है, √5 है और या हम 7 बोल सकते हैं, ठीक है, 11 बोल सकते हैं। तो ये हमारे इरेशनल नंबर क्यों हैं, इनको अब हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, और Q हमारा 0 तो होगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे P और Q हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम है, वो थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं हम। वो क्या है, लेट P बी द प्राइम नंबर। अगर हम मान लेते हैं कि जो P है हमारा वो क्या है, एक प्राइम नंबर। अब हमें ये पता है कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे, ऐसे नंबर जो क्या है, डिविजिबल ना हो और किसी पे 1 को छोड़ के, या फिर खुद पे या फिर 1 पे, ठीक है। तो उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मीन्स सेल्फ डिविजिबल बोल सकते हो और 1 डिविजिबल बोल सकते हो। फिर उसके बाद जो हमारे पास है आगे, अगर हम क्या करें, P डिवाइड्स A², अगर P क्या करे, डिवाइड करे A² को, P डिवाइड A², तो यहाँ पे क्या होगा, वेयर A इज़ पॉजिटिव इंटीजर। A यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है और इसको डिवाइड कर रहा है हमारा P। तो अब हमें इसका प्रूफ करना है कि हाँ ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम। तो अब इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन ले रहे हैं तो हमें A के ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना जिसके अंदर यही P वाले प्राइम फैक्टर आए हमारे, ठीक है, तभी तो ये इसको डिवाइड कर सकेगा। अगर हम इसमें मान लेते हैं कि हमारे कुछ जो यहाँ पे मान लो A हमारा इंटीजर तो दे ही रखा है, इन्होंने गिवन है हमारे पास ये इंटीजर है। जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे हम पहले वहाँ पे 20 के किए थे हमने, तो हम कैसे करते थे, 2 × 5 × 2 ऐसे किए थे प्राइम फैक्टर,
ठीक है। फिर आगे तो ये डिवाइड हो नहीं रहे थे, मतलब ब्रेक नहीं हो रहे थे किसी भी नंबर में, तो ऐसे ही हमें ए के भी ऐसे ही प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो ए के अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर है P1 P2 P3 सो ऑन Pn, ठीक है। Pn हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइम फैक्टर हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे डिस्टिंक्ट हो, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे 20 का ही एग्जाम्पल ले लो, अब यहाँ पे हमारे सभी अलग अलग तो नहीं आए थे ना, 2 और 5 तो अलग था, लेकिन ये वाला 2 तो दोबारा रिपीट हो रहा था ना। कई बार क्या होता है, जैसे हम 3 × 3 × 2 × 2 ऐसे फैक्टर भी बनते हैं हमारे, जैसे ये 36 के बनते हैं, ठीक है। तो मीन्स रिपीट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे P1 P2 P3 सारे अलग अलग ही हैं, नहीं, P1 में भी P3 के इक्वल हो, सेम हो में भी दोनों, ठीक है। तो कुछ फैक्टर हमारे आपस में एक दूसरे से मैचिंग भी पाएंगे हमें। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अगर हम क्या करें यहाँ पे, ये तो हमने एक जो ए है हमारा उसके प्राइम फैक्टर लिए हैं, अब हम दूसरी ए के भी लेते हैं। यहाँ पे ए तो सेम ही है, तो यही प्राइम फैक्टर इसके आएंगे, P1 P2 P3 सो ऑन Pn। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए, ए स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर करवा देते हैं यहाँ से आएगा P1 P2 P3 सो ऑन Pn, और वो भी हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे P1 P2 P3 सो ऑन Pn। अभी इनके सभी के क्या होंगे, स्क्वायर हो जाएंगे, P1 P1 P2 P2, हर चीज़ 2 बार है हमारे पास, यहाँ पे 1 पावर है, ठीक है। जब बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर सो ऑन Pn का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर अब हमारे पास क्या है, लेकिन हमने यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि P हमारे पास प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है हमारे ए स्क्वायर को। अगर P यहाँ पे इसका ए स्क्वायर का हमारा क्या है, प्राइम नंबर है और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, तभी तो डिवाइड करेगा वो उस चीज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमने ये फैक्टर लिए हैं ए स्क्वायर के, तो इनमें से कोई एक क्या होगा, P भी होगा इनमें से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर जो हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करें, तो वहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो P है हमारा, वो एक ऐसा फैक्टर है जो ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा, उनमें से ही एक होगा वो, ठीक है। तो वो मे भी कोई भी फैक्टर हो सकता है इनमें से, ठीक है। अगर वो इनमें से P स्क्वायर वालों में से होगा, तो इसका मतलब वो हमारे ए के फैक्टर्स में से भी होगा। अगर कोई चीज़ हमारी ए स्क्वायर को डिवाइड करती है, तो मीन्स वो चीज़ हमारी ए को भी डिवाइड करेगी। अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे 2 को हम 2 का नहीं लेते, यहाँ पे 10 का ले लेते हैं, ठीक है। जब 2 क्या करता है, यहाँ पे 10 को डिवाइड कर रहा है, तो जो 2 है वो 100 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर हो गया ना ये, ठीक है। तो ये उल्टा भी तो पॉसिबल है इसके केस में, अगर कोई चीज़ हमारी 100 को डिवाइड कर रही है, तो वो 10 को भी डिवाइड करेगी। या फिर अगर हम क्या करें, 3 अगर हमारी क्या कर रही हो, 81 को, जब 3 9 को डिवाइड करती है, तो वो 81 को भी डिवाइड करेगी, या फिर 81 को डिवाइड कर रही है तो 9 को भी करेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ से ही, ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर तो आते ही हैं, तो हम कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें कि हमारा अगर P यहाँ पे डिवाइड कर रहा है हमारे ए स्क्वायर को, तो मीन्स वो उसका प्राइम फैक्टर है। अगर वो उसका प्राइम फैक्टर है, तो ये भी इसके प्राइम फैक्टर हैं ए स्क्वायर के। तो इनमें से एक हमारा क्या है, P है। अगर इनमें से एक P है, तो इसका मतलब वो P इसके अंदर भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है और उसका प्रूफ, कि जो हमारे यहाँ पे क्या था, जो हमने प्राइम नंबर मानना है, अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो हमारे P ए को भी डिवाइड करेगा। समझ में आया? आई होप कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या लिया, हमारे पास जो थ्योरम गिवन थी वो ये थी कि P हमारे पास एक प्राइम नंबर है, वो P क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि वो P ए को भी डिवाइड करेगा। अगर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो फंडामेंटल थ्योरम है वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा ए है, ए के पहले क्या करने पड़ते हैं, ये ए हमारा इंटीजर गिवन है, तो पहले उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, जो हम पूरी एक्सरसाइज में यही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लिए। अब हमें तो ए स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने ए लिया, तो ए स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ए और लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर एक ए और लिख दिया हमने यहाँ पे, तो फिर हम इसको ए स्क्वायर भी बनाएंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ से P1 P2 P3 Pn
और ऐसे ही इसके मल्टीप्लाई में ये वाली चीज़ करेंगे। तो यहाँ से जो हमारे फैक्टर बनेंगे वो P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर और सो ऑन Pn का स्क्वायर बनेंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे जब हमने ये देखा कि P हमारा डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो इसके इनमें से कोई एक हमारा P होगा। अगर वो P इनमें से एक है, ठीक है, मीन्स P1 P2 P3 इसी में से एक है, तो इसका मतलब वो हमारे डिवाइजर होंगे किसके, ए के भी। बस ये हमारी यहाँ पे थ्योरम थी जो गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आप आपकी बुक में भी चेक कर सकते हो, 12 पेज पे है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल बोल लो या थ्योरम बोल लो, वो है हमारा √2 इज़ रैशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि √2 हमारा यहाँ पे रैशनल नंबर है, और इसको हम प्रूव कर सकते हैं सिर्फ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, विरोध करना। मीन्स हम कोई स्टेटमेंट लेके चलेंगे, वो स्टेटमेंट अच्छे से चल रही होगी, लेकिन लास्ट पॉइंट पे जाके वो स्टेटमेंट वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगी, ठीक है, ओबे नहीं की जाएगी, ठीक। वो मीन्स हमें ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ ये तो गलत बोल रहे हैं। तो ऐसी जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या करना है, यहाँ पे √2 के लिए करना है। तो अगर हम √2 का लेके चलते हैं तो हम क्या मानते हैं कि √2 जो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। अगर ऐसा है तो हम क्या करके चलेंगे, पहले कंसीडर करेंगे कि हम ये हमारे पास क्या P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं। हम इसको हमें प्रूफ करना है कि हम P/Q की फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो इसका मतलब अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि अगर √2 हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ये रैशनल नंबर है, √2 इज़ रैशनल नंबर, ये हमारी नेक्स्ट थ्योरम दी हुई है, और एग्जाम्पल भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो √2 हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। बट मैंने आपको क्या बताया कि हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन में प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हमें अपोजिट बात लेके चलेंगे और लास्ट में उसको गलत साबित कर देंगे। तो गलत साबित हो गई वो, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, जो हमारी स्टेटमेंट है उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब वो चीज़ नहीं है जो हम मान के चले हैं उसको, ठीक है। तो अब हमने क्या मानना है यहाँ पे, √2 इज़ आर रैशनल नंबर। अब हमने ये रैशनल नंबर मान लिया। अब अगर √2 हमारा यहाँ रैशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है। और Q वहाँ पे हमारा 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q हमारा वहाँ पे क्या होता है, कोई भी इंटीजर। तो इसका मतलब हम यहाँ पे √2 को भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया √2 इज़ इक्वल टू P/Q। हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे ही, जैसे अगर हमने रैशनल नंबर मान देंगे तो तब तो रिप्रेजेंट होगा ये ऐसे ही, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे अगर जैसे मतलब P/Q अगर यहाँ पे क्या है, इनमें कुछ और कॉमन है कुछ, तो हम वो काट सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो अगर हम लेके चलते हैं यहाँ पे 3/9 ले लेते हैं, तो 3/9 इसमें भी 3 × 1 है और इसमें 3 × 3 है, तो हमारा एक 3 कैंसिल होकर ये 1/3 की फॉर्म में बच जाता है, अगर कुछ कॉमन फैक्टर है तो। अगर नहीं है तो फिर हम इसको एज इट इज़ रख सकते हैं। तो अब हमने मान लिया यहाँ पे हमने √2 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया। इसके अंदर मान लिया हमने कुछ कॉमन फैक्टर था, तो उसको कॉमन फैक्टर को डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ नई चीज़ आई, तो हमने फिर इसको रिप्रेजेंट कर दिया R/S से। जो इसके अंदर को फैक्टर थे, मीन्स जो सेम कुछ कॉमन था इनके अंदर जो फैक्टर, वो कॉमन फैक्टर यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसको डिवाइड करने के बाद अब हमारे पास क्या बन गया, √2 इज़ इक्वल टू R/S, ठीक है। और ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, आप यहाँ P/Q भी दे सकते हो, R/S भी दे सकते हो और A/B भी दे सकते हो। अगर आप पहले A/B दे के जा रहे हो तो सिर्फ उसको अलग करने के लिए हमने यहाँ पे R/S ले लिया, ठीक है। ऐसा कोई पर्पज़ नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले A/B ले लेते, बाद में वो P/Q रख लेते, या फिर पहले आप R/S रख देते, बाद में A/B रख लेते। वो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। बस आपको क्या है, ओवरऑल जो पर्पज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हाँ इसमें ओवरऑल क्या रहे हैं और इससे हमें क्या हेल्पफुल मिल रही है, कि इसका ओवरऑल पर्पज़ क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कि क्यों हम √2 को रैशनल नंबर मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या वेरीफाई करना है कि ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो √2 है वो हमारा R/S है, और जब क्योंकि हमने उसमें कॉमन फैक्टर यहाँ से माइनस कर दिए, तो ये ऐसा हम इधर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, S √2 इज़ इक्वल टू R, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, बोथ साइड में हम स्क्वेयर करवा दें, कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसको हमने बोथ साइड से स्क्वेयर करवा दिया। दोनों साइड से अगर हम इसको स्क्वेयर करवा देते हैं तो यहाँ से आएगा S का स्क्वेयर और √2 का स्क्वेयर, और यहाँ से आएगा R, क्योंकि यहाँ हमने ऐसे
क्योंकि देखो अब बोथ साइड में स्क्वायर कर रहे हैं, तो पहले हम ऐसे लिखेंगे ना, एस √2 का होल स्क्वायर, और इस साइड भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर, इस साइड भी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, एस का स्क्वायर अलग से लिख दिया और √2 का स्क्वायर अलग से लिख दिया। अब √2 के साथ यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √2 के साथ स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2s² = r। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 2 है वो डिवाइड कर रहा है हमारे a² को, और s भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, इसका भी r का भी हमारे पास स्क्वायर। अब तो यहाँ पे क्या पता लग गया कि जो 2 है हमारा वो क्या कर रहा है, r² को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स r² मीन्स अगर हम यहाँ से 2 इसको इसके डिवाइड में लेके चले जाते हैं तो यहाँ से क्या आ रहा है, r²/2, कि जब r² को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें s² मिल रहा है। तो इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे r² को। अगर 2 यहाँ पे r² को डिवाइड करता है तो वो बाय थ्योरम, जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी है, इसका मतलब वो हमारे r को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब वो क्या करेगा, हमारे r को भी डिवाइड करेगा। अगर वो r को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई और हमारे पास इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, कि मीन्स हम इसको, जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × कोई इंटीजर इक्वल इसके आएगा, तो अगर वो, ये तो हमने r² के लिखा, तो हम यहाँ पे r के लिए भी लिख सकते हैं ये बात। जब ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ सच थी तो उससे हमने ये बना ली। अब ये वाली अगर सच है थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब हम यहाँ से बना सकते हैं कि 2 × यहाँ पे कोई हमारा क्या होगा, कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करेगा और जो हमारा r के इक्वल होगा, तभी तो हम r/2 लिखेंगे ना। मीन्स r/2 जब हम r को 2 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट तो वहाँ भी आना है, ठीक है। तो वो हमने c मान लिया यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2c = r। अब अगर हम इसको ऐसे डिवाइड कर रहे हैं और c यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो ये 2c r की वैल्यू है, जो इसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं वापस यहाँ पे उठा के। तो यहाँ पे रख देते हैं हम, यहाँ पे आएगा 2s² और इसका स्क्वायर करके यहाँ पे पुट कर दिया हमने। स्क्वायर कर लेते हैं पहले, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c² और यहाँ से r²। ये r² की वैल्यू इसके अंदर हमने रख दी, तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4c²। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास क्या बना कि जो हमारा 2 है वो हमारे s को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या आया कि जो 2 है हमारा वो s² को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इधर भी तो है हमारा फैक्टर ये यहाँ से इसको काट देंगे हम, ये डिवाइड में चला जाएगा इसके ऐसे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s² = 4c²/2, और 2 से इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे 2c² बन गया। अब ये दोबारा वही स्टेटमेंट बन गई जैसे इसकी थी कि 2s² = r²। ऐसे यहाँ पे बन गई हमारे पास कि s² = 2c²। यहाँ पे हमने बोला था कि 2r को डिवाइड करता है r² को, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2s² को डिवाइड करता है। 2 अगर s² को डिवाइड करता है तो 2s को भी डिवाइड करता है, और यहाँ पे 2 हमारे r को भी डिवाइड कर रहा था, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी था 2 डिवाइड्स r², इट मीन्स बाय थ्योरम 2 डिवाइड r। अगर ऐसा है वो r को भी डिवाइड कर रहा है और s को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने तो ये कॉमन फैक्टर इनके निकाल दिए थे, हमने तो ये प्राइम नंबर लेके चले थे हम तो इनको, कि इनमें कुछ भी चीज़ कॉमन है ही नहीं। कॉमन काटने के बाद हमने इसको तो r/s से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि a और b में अभी भी कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर हैं लेकिन हमने मानना था कि कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे रैशनल नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो हमारी अजम्पशन है वो गलत है, ठीक है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमने क्या प्रूफ कर दिया, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा √2 है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ गया है और आपको ये नहीं देखना तो आप आगे निकाल के देख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करती हूँ इसको, ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। देखो हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमें √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, और इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे हम कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन अगर हमें करना है तो इसका मतलब पहले हम अपोजिट मान के चलेंगे। प्रूफ हमें इरेशनल करना है ये, लेकिन मान के हम चल रहे हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q इंटीजर हैं और q हमारा 0 नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा है तो हम √2 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
मान लिया हमने इसके अंदर कुछ कॉमन फैक्टर हैं, हमने वो कॉमन फैक्टर थे जो वो निकाल दिए, उनको कैंसिल आउट करके कॉमन फैक्टर को, और हमने यहाँ पे उसको r/s की फॉर्म में लिख दिया कि अब तो ना तो ऐसा कुछ r में है जो s में हो, ना ऐसा कुछ s में है जो r में हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है आपस में, अगर है तो पहले ही काट दो उसको। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे मान लिया कि जो अब ये हमारा जो s है ये इधर जाके मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ √2 × s इज इक्वल टू r। अब हमने क्या किया, दोनों साइड में स्क्वेयर कर दिया, तो यहाँ पे √2 का स्क्वेयर, s का स्क्वेयर और r का स्क्वेयर, तो √2 का स्क्वेयर यहाँ पे 2 आएगा और s का स्क्वेयर s स्क्वेयर और यहाँ से r स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या पता लगा, यहाँ से इस स्टेटमेंट से ये 2 क्या करेगा, यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा s स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर बाय 2। तो अब यहाँ पे क्या पता लग गया कि अगर हम r को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें s स्क्वेयर मिल रहा है। इसका मतलब r यहाँ 2 यहाँ पे किसका डिवाइजर है, किसको डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स r स्क्वेयर। और हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारा क्या, अगर कोई चीज़, कोई हमारा प्राइम नंबर अगर वो a स्क्वेयर को डिवाइड करेगा तो वो a को भी करेगा। तो यहाँ इसके उस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 हमारा डिवाइड करेगा किसको, यहाँ पे r को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 यहाँ पे डिवाइड 2 r को भी डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब अगर 2 r को डिवाइड करेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × c इज इक्वल टू r, या फिर हम लिख सकते हैं r/2। जब r को 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई हमें कुछ नंबर मिलेगा डिवाइड करने के बाद। जैसे अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा हमारे पास, ऐसे ही यहाँ पे r/2 करेंगे तो यहाँ पे c बचेगा हमारे पास। तो हमने ये 2 इधर मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको लिख दिया 2c इज इक्वल टू r। अब हम इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं बोथ साइड, तो यहाँ पे आया 2 स्क्वायर c स्क्वायर और r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ से r स्क्वायर। अब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ऐसे वाली बन गई। तो अब यहाँ से ये 4 इसके डिवाइड में भी आ सकता है, ये r स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको हम उठा के इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी r स्क्वायर के इक्वल है और यहाँ भी r स्क्वायर के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू तो यहाँ से क्या आता है, 2s स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया हमने, r स्क्वायर की जगह 4c स्क्वायर रख दिया, और जो ये 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा तो इसको हम डिवाइड में रख देते हैं। तो अब डिवाइड में रखोगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास s स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2, 2 से हमने 2 काट दिया तो यहाँ से आया s स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ये तो बिल्कुल सेम वैसी ही टर्म बन गई जैसे हमने क्या लिखा था वहाँ पे पहले, कि हमारे पास था 2s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो अगर ये ऐसा था तो हम 2 को इसके डिवाइड में लेके जा रहे थे और यहाँ पे बोल रहे थे कि s स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 2, तो मीन्स 2 हमारा r स्क्वायर को डिवाइड करता है, r स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो r को भी करेगा। ऐसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये बात, 2 को इसके डिवाइड में लेके चले जाओ तो यहाँ से क्या आएगा, c स्क्वायर इज इक्वल टू s स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि जो 2 है वो s को भी डिवाइड कर रहा है, s स्क्वायर को भी। अगर 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे s स्क्वायर को तो वो 2 डिवाइड करेगा s को भी, क्योंकि हमने थ्योरम देखी है एक। ठीक है, तो वो s को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 यहाँ पे s को डिवाइड कर रहा है और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था 2 r को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों में अभी भी 2 कॉमन है। और लेकिन हमने तो स्टार्टिंग में जब ये कंसीडर किया था कि हमारा √2 p/q के बराबर था, जब उनमें कुछ कॉमन टर्म थी तो हमने वो काट दी थी और उसके बाद r/s की फॉर्म में दिखाया था और इनमें आपस में कुछ कॉमन था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो पता लग रहा है कि यहाँ से 2 s को भी 2 डिवाइड कर रहा है, 2 s को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और यहाँ से हमारा आया था कि 2 हमारा डिवाइड करता है यहाँ पे r को भी, तो यहाँ पे अभी भी 2 इनके अंदर कॉमन है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मीन्स लेके कुछ चले हम और आगे फिर वो हमारा वो फॉलो नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो √2 है इसको हम p/q की फॉर्म में दिखा ही नहीं सकते। अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हमारा √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। यही तो है हमारे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन, कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में शो ना कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा जो हमारी एग्जाम्पल बोल लो या फिर थ्योरम बोल लो। ऐसे करके आप जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं जिसके अंदर हम आपको प्रूफ करना है कि ये √3 √5 हमारे रैशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर हैं, तो उसको हम इजीली शो कर सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि √3 को कैसे शो करेंगे। ठीक है, स्टेप्स यही बार बार रिपीट होंगे
ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके और खुद भी ट्राई करके देख सकते हो कि आप इसको कर सकते हो या नहीं, और फिर मेरे जो मैं करवाऊँगी उससे आंसर से मैच करके देख सकते हो। तो चलिए अब हम √3 के लिए करते हैं। तो अब हम मान के चलते हैं वही, जैसे हमने √2 को क्या मानना था, पहले रैशनल नंबर मानना था। तो हम यहाँ पे पहला स्टेप क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, मान लो कि जो हमारा √3 है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर हमारा √3 यहाँ पे रैशनल नंबर है तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको p/q की फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे q हमारा 0 नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर कुछ कॉमन टर्म तो नहीं, अगर कुछ कॉमन टर्म है यहाँ पे तो हम उनको काट सकते हैं। तो उसको डिवाइड काटने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया इसको r/s, और यहाँ पे हमने ये मान लिया कि r और s में कोई भी चीज़, नथिंग इज़ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, सिवाय 1 के। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब इसको हम इधर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 × s = r, फिर इसका स्क्वायर लेंगे बोथ साइड, √3 का स्क्वायर, s का स्क्वायर और r का स्क्वायर। तो √3 के साथ यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बन गया 3s² = r²। तो यहाँ पे ये 3 क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो s² = r²/3। तो इस स्टेटमेंट को देख के हमें क्या पता लग रहा है, जब r² को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें s² मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 डिवाइड कर सकता है r² को, 3 डिवाइड्स r²। अगर 3 r² को डिवाइड कर सकता है तो बाय थ्योरम जो 3 है वो डिवाइड करेगा हमारे r को भी, ठीक है। ये तो हमारी एक पार्ट हो गया यहाँ पे। फिर अब अगर वो r को डिवाइड कर रहा है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, r/3 = c, कि जब हम r को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा डिवाइड करने के बाद। जैसे 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 मिल रहा है हमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 मिलेगा, तो ऐसे कोई नंबर मिलेगा हमें। तो हमने इसको r/3 को c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। अब इस 3 को हम उधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाते हैं, ये हो गया हमारा 3c। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर लेंगे। तो अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा r² = 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 और c²। तो अब यहाँ पे जो ये 9 है इसको हम इसके डिवाइड में लेके चले जा सकते हैं। नहीं, यहाँ से क्या होगा, r² = 9 c² हो गया। अब ये जो r² की जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं जो हमारी ये वाली टर्म आई थी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ भी तो r² किसके इक्वल था, 3s² के, और यहाँ भी r² किसके इक्वल है, 9c² के। इसका मतलब हम इन दोनों साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने दोनों साइड को इक्वल रख दिया, 9c² = 3s²। अब ये 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारे पास 9c²/3 = s²। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, s² = 9c/3। 3 को 3 से यहाँ पे कैंसिल कर दिया, 3 3 जा 9, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 3c²। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको s² = 3c²। अब जो ये 3 है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे s²/3 = c²। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 हमारा s² को डिवाइड कर रहा है और हमें दे रहा है c², ठीक है। रिजल्ट हमारा आ रहा है c²। तो अगर ऐसा है तो जब 3 s² को डिवाइड कर रहा है तो 3 हमारे यहाँ पे डिवाइड कर रहा है s² को, तो इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग जैसे इसके अंदर हमने वो लगाई थी, तो यहाँ पे 3 हमारा डिवाइड करेगा किसको, s को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे भी 3 r को डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे भी 3 s को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम स्टार्टिंग में मान के चले थे कि r और s में तो कुछ भी कॉमन नहीं रहा अब 1 के अलावा, लेकिन यहाँ तो 3 कॉमन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम जो मीन्स जो हमने r/s कंसीडर किया है, जो हम √3 को, तो हम वो कंसीडर नहीं कर सकते कि जो हमारा √3 है वो r/s की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता। अगर वो ऐसे नहीं लिख सकते तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। जैसे कि हमें पता है रैशनल नंबर में तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन वो रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था हमारा जो सेकंड आपका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 9, ठीक है, आपकी बुक में 13 पेज पे। तो ये था हमारा ऐसे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा।
अब उसके बाद जो हमें यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 10th। तो जैसे कि हमने लास्ट जो क्लास में डिस्कस किया था 9th क्लास में कि अगर हम क्या करें, कोई भी रैशनल नंबर हो हमारे पास और एक इरेशनल नंबर हो, ठीक है, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, अगर हम उनका सम करें या फिर उनको का डिफरेंस लें, सम मीन्स जोड़ें या फिर उनको माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें, जब जो हमारी टर्म आएगी, जैसे रैशनल नंबर हमने मान लिया यहाँ पे r है और इरेशनल नंबर मान लिया हमारा यहाँ पे i है, अगर हम एक रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर लिखेंगे तो जो ये टोटल टर्म आएगी, ये टर्म कैसी आएगी, इरेशनल नंबर टर्म आएगी। मीन्स टोटल जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इरेशनल का मिलेगा। ऐसे ही ये तो सम और डिफरेंस के केस में किया, अब ऐसे ही प्रोडक्ट और डिवाइड के केस में होगा। अगर हम क्या करें, जो वैसे ही दो नंबर कंसीडर कर लिया हमने, मान लो p हमारा रैशनल नंबर है और q हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, p प्लस q करें तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम p मल्टीप्लाई q करें तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। और अगर हम p बाय q करें तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। और अगर हम p माइनस q करें तो जो नंबर आएगा हमारा सोल्व करने के बाद वो भी कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पे डिस्कस की थी, 9th क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तब उस वक्त सिर्फ डिस्कस की थी, हमने प्रूफ नहीं किया था इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ देखेंगे कि हाँ ये कैसे होता है। तो इसको करने के लिए भी स्टेप्स तो वैसे ही फॉलो होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे अभी हमने √3 और √2 के केस में किया ना, होंगे तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आएगा इसके अंदर। तो वो चेंज कैसे है वो देख लेते हैं हम। आपका ये एग्जाम्पल नंबर 10 है आपकी बुक में, और ये एग्जाम्पल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ताकि क्या हो, हमें एग्जाम्पल से ही इतना अच्छा समझ में आ जाए, फिर हमें क्या है जो एक्सरसाइज है वो कहीं देख के नहीं करनी पड़े, हम खुद अपनी एफर्ट से उसको सोल्व करें, ताकि तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आए वो, ठीक है। तो इसलिए पहले हमें जो कोई भी बुक है हमारे पास, उसमें अगर एग्जाम्पल्स दिए होते हैं तो वो करने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एक्सरसाइज के बेसिस पे ही बनते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल दिया होता है हमें स्टार्टिंग में, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक्सरसाइज भी कंप्लीट सोल्व करते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो अब हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 10th, इसके अंदर दिया है 5 माइनस √3 हमारा इरेशनल नंबर है, ये शो करना है। अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, एक रैशनल एक इरेशनल, अगर हम उनका सम करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उनको डिवाइड करेंगे या माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा। अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में 1 भी तो है, ठीक है। इसको p/q की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं हम, यहाँ पे q हमारा 0 थोड़ी ना 1 है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जो अभी प्रूफ भी किया हमने। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरी टर्म को हमें इरेशनल नंबर शो करना है। तो इसको इरेशनल नंबर शो करने के लिए यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसको कॉन्ट्राडिक्शन में लेके आने के लिए इसको भी हमें पहले रैशनल नंबर कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हम इसको रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू a/b या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कुछ कॉमन है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ऐसे करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, या इसको a/b के इक्वल रख लो या फिर p/q के इक्वल रख लो, मर्जी है आपकी, ठीक है। हमने मान लो यहाँ पे p/q के इक्वल रख लिया। तो अब क्या होगा, जो √3 है इसको हम उधर भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ये माइनस है तो इक्वल की दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, और जो हमारा a/b है उसको हम इक्वल की इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस p/q इज इक्वल टू √3, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो और अब आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बारे में 1 है, इसके बारे में q है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये q इस साइड मल्टीप्लाई 1 उस साइड मल्टीप्लाई, और एलसीएम आएगा इसका q इंटू 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5q माइनस p/q इंटू 1 इज इक्वल टू √3, क्योंकि हमने एलसीएम तो देखा है ना। अगर हमारे पास क्या हो 1/2 प्लस 3/4 हो तो हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे
कि हम क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से 4 हमारा एलसीएम, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 था, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई 3, तो 5/4 आता है। ऐसे ही हमने क्या किया, इसका रैशनल यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो इसका एलसीएम हमारा यहाँ पे q इंटू 1 आया, तो यहाँ पे q इंटू 1 था, तो 1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो q से मल्टीप्लाई, यहाँ पे q से डिवाइड कर दिया, तो 1 से मल्टीप्लाई, और ये इसके इक्वल रख दिया। अगर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5q माइनस p/q इक्वल टू √3। 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करवा लो, वही चीज़ हो जाती है। 1 × 3 करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ 1 × q करेंगे तो q ही आएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या पता लगा, जैसे इसके अंदर जो ये साइड है हमारी, इसके अंदर ये तो हमारी p/q की फॉर्म में आ गई। अगर ये p/q की फॉर्म में है तो इसका मतलब ये तो हमारी रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब जो हमारा यहाँ से 5q माइनस p/q टर्म आई है, ये तो हमारी रैशनल नंबर आई है। लेकिन हमने अभी जो लास्ट एग्जाम्पल देखा उसके अंदर क्या देखा कि जो हमारा √3 है वो तो इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे √3 क्या था, ये तो रैशनल नंबर नहीं था। हमने प्रूफ देख लिया इसका तो ऑलरेडी कि ये इरेशनल नंबर होता है। तो अब इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे होगा, हो नहीं सकता इक्वल इसके, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हम जो स्टार्टिंग में मान के चले हैं कि 5 माइनस √3 इक्वल आएगा हमारे a/b के या फिर p/q के, तो यही हमारा यहाँ पे क्या है, गलत है मानना। तो हम जो ये हमारी टर्म है इसको हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते p/q की फॉर्म में। अगर नहीं रिप्रेजेंट कर सकते तो ये हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे हमने क्या किया, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेके और उसको भी हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन का भी देखते हैं एक एग्जाम्पल। ये तो पहले स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या देखा, √3 और 2 का देखा हमने नॉर्मली, फिर हमने क्या किया, रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टी डिस्कस की, फिर उसके बाद हमने उनका सम ले लिया और उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और उसको इरेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब वो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। और जैसे कि हमें पता है कि हम चाहे यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लिकेशन को इरेशनल शो कर रहे हो या फिर एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को, लेकिन हमें प्रोसीजर तो सेम ही यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, बस जो हमारे सिंपल नॉर्मल हमारे पास जो नंबर हैं जैसे √2 √3 उसका थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन इनका बिल्कुल स्मॉल प्रोसीजर है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक रैशनल नंबर है 3/1, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, और जो हमारा इरेशनल नंबर है वो हमने ले लिया यहाँ पे 2, जो हम प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने ये 2 नंबर ले लिए और अब हम क्या करेंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 3√2। ठीक है, बाय में 1 है, 1 रखो ना रखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, रिप्रेजेंट शो ना भी करो तो भी है ये यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, 3√2 बन गया। और ये हम जब हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करना है और हमें पता है कि कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना पड़ेगा हमें, तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम अपोजिट चीज़ मान के चलेंगे, जो प्रूफ करना है उसके अपोजिट मान लो। हमें प्रूफ करना है कि हमें जो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है वो इरेशनल आता है, तो हम इरेशनल प्रूफ करने के लिए इसको पहले क्या करेंगे, रैशनल मान के चलेंगे। तो हमने मान लिया कि जो 3√2 है वो हमारा एक रैशनल नंबर है, और हमें ये पता है कि बाय डेफिनेशन की रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हम 3 × √2 इक्वल टू p/q रख देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आइए। ठीक है, तो हमने p/q रख दिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा √2 है उसको हम दूसरी साइड में लेके चले जाएंगे और 3 को हम यहाँ पे √2 को इधर ही रहने देते हैं, √2 यहीं पे रख दिया, और जो ये 3 था ये इसको हम इसके डिवाइड में ले आए, p/q × 3। अब p/q भी हमारा क्या था, रैशनल नंबर था, क्योंकि हमने रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, और 3 उसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर बनेगा, और ये भी मतलब मान लो r बन गया, यहाँ से p/r की फॉर्म में लिख रहे हैं तो मीन्स ये भी क्या है, रैशनल नंबर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमारी ये वाली जो साइड है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी इरेशनल नंबर है जो हम प्रूव कर चुके हैं लास्ट में।
थ्योरम में, ठीक है। लेकिन जो p/r है ये तो फॉर्म हमारी रैशनल नंबर की है, तो और एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हम जो स्टार्टिंग में मान के चले हैं वही गलत है हमारा यहाँ पे, कि जो रूट यहाँ पे 3√2 है ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 3√2 इज़ आ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था हमारा जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लिया। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके अंदर हमें डिस्कस करने हैं। हमारे पास हैं यहाँ पे ओनली 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम अब इसको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो हमने कंसीडर कर लिया √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर इसको हम रैशनल नंबर बोल रहे हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p/q की फॉर्म में। अगर p/q की फॉर्म में कर सकते हैं तो √5 इज इक्वल टू p/q रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर p/q में कुछ कॉमन है, कुछ चीज़, उसको हम काट देंगे और हम यहाँ पे r/s लिख देंगे, ठीक है। और हम ये मान के चलेंगे अब r एंड s में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, नथिंग इज़ कॉमन इन बिटवीन r एंड s, ठीक है, नथिंग इज़ कॉमन। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ये s हमारा इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो r है वो इक्वल है यहाँ पे s√2 के। अगर r को s√2 लिख रहे हैं तो बोथ साइड स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे, तो r² इज इक्वल टू s√2 स्क्वायर। तो s का स्क्वायर और यहाँ से √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 यहाँ से √ कैंसिल, तो यहाँ से 2s² आ गया। अब जो ये 2 है ये इसके डिवाइड में लेके चले जाएंगे, ये हमारा r² के इक्वल आया ना, ठीक है। r² इज इक्वल टू 2s² आ गया। तो ये 2 इसके डिवाइड में जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं s² इज इक्वल टू r²/2। मीन्स r² को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो उसने हमें कुछ नया नंबर दिया जिसको हम s² से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो r को हम जब 2 को r से डिवाइड r² को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स r²। तो बाय थ्योरम हमारा यहाँ से क्या आया कि 2 डिवाइड करेगा हमारा यहाँ पे r को, तो r को भी डिवाइड करेगा। तो अगर हम ये बात वाली कंसीडर करके चलें यहाँ से, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे कोई और नंबर एग्जिस्ट कर सकता है कि अगर हम r को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोई तीसरा नंबर मिलेगा। यहाँ पे हमने c मान लिया। तो अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 2c, बोथ साइड स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू 2c का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 4c², 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो हमने 4c² लिख लिया। अब यहाँ से r² इज इक्वल टू 4c² है और यहाँ से r² इज इक्वल टू 2s² था। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वल रख देंगे। इसकी साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है ना, तो हम राइट हैंड साइड भी इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से 2s² इज इक्वल टू 4c², ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से s² इज इक्वल टू 4c²/2, 2 से ये 2 काट दिया, s² इज इक्वल टू 2c²। अब जो ये 2 है ये इसके डिवाइड में रख सकते हैं हम, उधर मल्टीप्लाई में तो इक्वल की साइड में आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से 2/c², s²/2 को हम इक्वल रख सकते हैं c² के, क्योंकि हमने ये 2 क्या किया, इसके डिवाइड में सेंड कर दिया। तो अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट से क्या बन गया, जैसे यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट से बनाया था, ठीक है। तो यहाँ से बना सकते हैं हम कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है यहाँ पे किसको, s² को। अगर वो s² को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे s को भी डिवाइड करेगा। अगर वो s को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमने ये मान के चले थे कि r और s में तो कुछ कॉमन था ही नहीं, जो कॉमन था वो तो हमने काट दिया था। जब तो हमने p/q माना था, कॉमन को काटने के बाद ही हमारा r/s आया था। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब ये जो √5 है इसको हम रैशनल नंबर नहीं मान सकते। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड इट √5 इज़ अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया है हमारी एक्सरसाइज 1.3 का। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है
या तो आप मेरी वीडियोस को दोबारा रिपीट करके देख सकते हो, ठीक है। और अगर कोई अलग इससे यूनिक कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 + 2√5। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है कि अगर हम क्या करें, रैशनल और इरेशनल नंबर का सम लें तो वो भी इरेशनल नंबर आएगा, और अगर प्रोडक्ट लें वो भी इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, एक यहाँ पे सम प्रोडक्ट भी ले लिया और साथ में सम भी ले लिया। अब हमें जैसे यहाँ पे लास्ट में जो हमने वो किया था 3√2 वाला, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, वो इरेशनल नंबर आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये नंबर क्या बनेगा, हमारा इरेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल प्लस इरेशनल नंबर भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। अब हम इसको देखते हैं, अब ये इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर भी वैसे ही कंसीडर करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे जो हमने कंसीडर किया है, जो ये नंबर है, इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन में ही लेके चलेंगे, पहले ही अपोजिट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको मान लिया, जो हमारे पास 3 + 2√5 है, ये हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको a/b की फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया a/b। अब हम क्या करेंगे, जो ये 3 है इधर माइनस में आ जाएगा इधर आके, ठीक है। हम इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2√5 = a/b - 3। अब जो यहाँ पे 2 है ये भी डिवाइड में आ सकता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारे, अगर हम इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाय में 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम हमारा b आएगा और यहाँ पे a - 3b हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जो ये 2 है इसको हम डिवाइड में भेज सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा √5 = a - 3b/2b, क्योंकि ये जो 2 था ये डिवाइड में चला गया, तो इसको हमने 2b लिख दिया। तो इसका मतलब जो ये वाली जो टर्म आई है, ये तो हमारी कैसी है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको सोल्व करके भी हमारे पास क्या आएगा, कोई ना कोई एक नया नंबर आ जाएगा इंटीजर, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा। तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारी ये क्या कैसी टर्म हुई, ये हमारी रैशनल टर्म है, जैसे कि हमें दिखाई भी दे रही है p/q की फॉर्म में। लेकिन अभी हमने जो क्वेश्चन किया जो फर्स्ट क्वेश्चन किया, उसमें हमने क्या प्रूफ किया कि जो √5 है ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर ये हमारा इरेशनल नंबर है तो क्या रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो सकता है, क्या हम उसको इक्वल रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो इसका मतलब जो हमारी ये टर्म है, जो हम कॉन्ट्राडिक्शन में कंसीडर करके चले हैं कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है ही नहीं। ये हमारी क्या है, यहाँ पे जो हमारी 3/2√5 है, ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर हमारा ये इरेशनल नंबर है तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हम क्या करें, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम लें, मल्टीप्लाई करें, या फिर उनको डिवाइड करें, या उनका डिफरेंस लें, तो वो हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसके हमारे पास 3 पार्ट हैं, और अब हम उसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये हैं हमारे डिवीज़न की फॉर्म में और एडिशन की फॉर्म में। तो चलिए 1 बाय 1 अभी इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो है हमारा 1/√2। 1 क्या है हमारा यहाँ पे, रैशनल नंबर है, ठीक है। और जो √2 है वो हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अब इन्होंने क्या किया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मीन्स जो इनका क्वोशेंट आएगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर आएगा। अब हमें वो प्रूफ करना है, ठीक है, कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें जो टर्म मिलेगी, जैसे यही मिली है अभी टर्म, कुछ सोल्व तो होगा नहीं इनमें से कि डिवाइड कर देंगे हम इसको, ठीक है। जो ये टर्म मिलेगी, ठीक है, या तो वो हमारी कैसी आएगी, इरेशनल टर्म ही आएगी। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले इसको रैशनल मान के चलेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेट अस अज्यूम या फिर लेट अस कंसीडर, ठीक है, कि जो 1/√2 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। इफ़ इट इज़ रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है हमारा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे इधर उधर मल्टीप्लाई करवा के। तो ये √2 हमने उधर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी हमने, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे q × p√2 आ गया। अगर अब हम क्या करें, यहाँ पे क्या है, जो हमारा q था कोई एक इंटीजर था, हम p को इसके डिवाइड में लेके चले जाते हैं, q/p = √2।
या तो आप ऐसे भी करवा सकते हो, यहाँ से स्क्वायर करके भी करवा सकते हो, जैसे कि हमने जो स्टार्टिंग में √2 को प्रूफ किया था जैसे, वैसे भी करवा सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन अगर वैसे नहीं करवाना, यहाँ से बिल्कुल शॉर्ट पड़ेगा आपको कि q/p = √2 आ गया यहाँ से, और q जब p/q एक रैशनल नंबर है तो क्या q/p रैशनल नंबर नहीं होगा? जब 1/3 हमारा रैशनल नंबर है तो क्या 3/1 रैशनल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन √2 तो हमने देख रखा है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने थ्योरम भी पढ़ी है इससे रिलेटेड। तो अगर ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर कैसे होगा? तो मीन्स ये इक्वल नहीं हो सकते। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया हमारा यहाँ पे, कि हमारे जो 1/√2 है ये हमारा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और अब आप क्या करोगे, जो हमारा ये क्वेश्चन है q/p = √2, तो इस फॉर्म में लेके आई थी मैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने पहले ये फॉर्म निकाली थी। आप इसको जो हमने फर्स्ट प्रोसीजर √3 के लिए, √5 के लिए और √2 के लिए अप्लाई किया है, इसमें अप्लाई करके दिखाओ, यही वाला जो हमारा क्या है, जो मेथड है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में किया था वो वाला मेथड इसके अंदर अप्लाई करके देखना आप कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। अगर ना आए तो फिर मैं आपको इस मेथड से भी समझा सकती हूँ अगर आपको चाहिए हो तो, ठीक है। अदरवाइज़ ये भी आपके लिए सफिशियंट है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा 7/√3। तो यहाँ पे भी √5, तो यहाँ पे भी हम सेम ही कंसीडर करेंगे कि हमारा जो 7/√5 ये मल्टीप्लाई में है, सॉरी 7√5 है ये, ठीक है। अब जो 7√5 है ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया हमने पहले। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं p/q = 7√5। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जो 7 है इसको इसके डिवाइड में लेके आ सकते हैं यहाँ पे इस साइड में। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा p/q 7q = √5, और यहाँ पे p/q क्या था, रैशनल नंबर था। तो इसका मतलब 7 से उसको अगर और डिवाइड करवा देंगे तो भी वो रैशनल नंबर ही रहेगा। तो यहाँ पे ये रैशनल साइड है और ये साइड इरेशनल है, क्योंकि हमने प्रूफ देखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये दोनों क्या आ गए, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए। तो हाँ, इसका मतलब ये जो हमारी स्टेटमेंट है इसको कंसीडर करना यही गलत है हमारे लिए। जो हमारा 7/5 है ये हमारा कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट जो पार्ट है वो है हमारा समीशन का, मीन्स ऐड का, कि अगर हम क्या करें, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। तो अगर उन दोनों का सम लेते हैं तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर आएगा। तो पहले हम कंसीडर करेंगे ये रैशनल नंबर है, फिर अगर इसके अंदर रैशनल नंबर है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख लिया √2 = p/q। अगर इनमें कोई चीज़ कॉमन है तो हम उसको काट के r/s की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो ये 6 है इसको उधर माइनस में लेके जा सकते हैं, √2 = r/s - 6। तो अब यहाँ से अगर एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा r - 6s/s, ठीक है। तो अब जो ये वाली जो टर्म है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की, ये हमारी एक रैशनल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। लेकिन √2 जैसा कि हमें पता है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि हमने प्रूफ भी देखा था इसका, ठीक है। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो ये एक रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब ये तो हमारा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में कंसीडर किया है वही हमारा गलत है। तो इसका मतलब जो 6 + √2 है ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ना कि रैशनल नंबर, ठीक है। क्या है, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा जो एक छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.3, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन लिया कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो इरेशनल नंबर थे हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में पढ़ी थी और फिर हमने अभी भी पढ़े थे लास्ट की कुछ क्लासेस में, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूफ करना था कि जो हमारे √3, √2, √5 होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी भी चेक की कि वो उनका समीशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो भी क्या देते हैं, हमें इरेशनल नंबर ही देते हैं। अगर हमें एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तब भी इरेशनल नंबर, डिवाइड करवाएंगे तब भी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर हमने वो वाले सभी इसके जो एग्जाम्पल थे और न्यूमेरिकल थे वो सोल्व किए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो और दोबारा रिप्ले करके देखोगे तो आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड जो हमारी बुक में कंसेप्ट दिए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम 1.4 जो हमारी एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्टडी लवर मीना के साथ और ऑल द बेस्ट। बाय बाय।